Hello everyone and welcome to Pendulum EDU. And in this session for vocabulary, we have got another article for you, and the article heads as Visa Politics on Trump's Immigration Policy. Now, did you see the usage of apostrophe here? If you have a look at the heading, it says visa politics. मतलब यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जो कि एक वीजा इशुएंस के मुद्दे पर जो पॉलिटिक्स हो रही है अमेरिका में, it is talking about that. So the article will be centered to visa and the government or the politics. Okay, you can state it that. Now it says on Trump's immigration policy. Trump की immigration policy. जब भी आपको possession express करना होता है, remember this, you use apostrophe s. Any word or some words that end on s will just take the apostrophe. For example, अगर मैं कहती हूँ विकास, तो मैं सिर्फ बोलूँगी विकास इमिग्रेशन पॉलिसी, मुझे एक और s लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी. तो ये यूसेज प्लीज याद रखिए, क्योंकि ये एरर स्पॉटिंग में भी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी कभी कभी फिलर्स में भी आपको पूछ लिया जाता है. So let's see ahead what it says. Changes to US visa rules might do more harm than good. It is saying कि जो ये changes हो रहे हैं US के visa rules में, ये और नुकसान पहुंचाएंगे instead of doing something better. कुछ अच्छा होने से ज़्यादा ये नुकसान कर देंगे टू द इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म. अगर आने वाले समय में देखा जाए तो इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा अमेरिका की. The administration of US President Donald Trump seems bent on pursuing controversial immigration policy measures following the COVID-19 pandemic. वो कह रहे हैं क्योंकि because of this pandemic जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प का, वो बहुत ही बेंट ऑन है. ये एक फ्रेज है, वर्ब फॉर्म में फ्रेज है. इसका मतलब है डिटरमाइंड. वो बहुत ही दृढ़ निश्चय से ये बात कह रहे हैं. मतलब आप कह सकते हो कि उनका ये डिसीजन एकदम फर्म है. दे आर डिटरमाइंड कि वो ये परस्यू करेंगे. क्या परस्यू करेंगे? ये जो कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन पॉलिसी, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव होता है, और कंट्रोवर्शियल का मतलब है दैट कॉजेस कंट्रोवर्सी. जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है उस चीज को हम कंट्रोवर्शियल कहते हैं. जो विवाद करा देता है, विवादित, ठीक है, चीजें जो होती हैं वो कंट्रोवर्शियल होती है. Now, visa issuance to students enrolled in universities or programs that are conducted entirely online for the fall 2020 semester will be stopped. अब देख रहे हैं कि जो भी issuance है, learners जो कि students हैं, जो बच्चे हैं जिनका यूनिवर्सिटी में enrollment हुआ है या entrance हुआ है, एडमिशन हुआ है, तो उनका अब ये इस चीज़ को रोक दिया जा रहा है, उनका जो वीजा इशुएंस है. Such students will not be permitted to enter the US. अब देखिए कितना कठोर, कितना स्ट्रिक्ट डिसीजन है ये, कि आगे उनको यूएस में घुसने नहीं दिया जाएगा अभी. The Federal Immigration and Customs Enforcement Agency also advised that active students currently in the US enrolled in programs that would be administered in online mode are required to leave the country. वो कह रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूएस में हैं और जिनको बता दिया गया है कि अब जो आपके जो भी कोर्सेज रन होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे, तो उनसे भी कहा जा रहा है टू लीव द कंट्री और transfer to a university with in-person instruction to remain in lawful status. या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अपनी कंट्री में ट्रांसफर ले लीजिए. इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो आईसीई ने ये कॉशन किया है मतलब अवेयर किया है, ये वर्ब है, ठीक है. दे रिस्क द इनिशिएशन ऑफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स और सिमिलर इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेज. कॉन्सिक्वेंस नाउन है, मतलब इफेक्ट्स, मतलब परिणाम किसी चीज का.
तो भाई देखिएगा जरा, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वहां पर रिस्क है कि वो अपने हिसाब से प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेंगे, वो अपने हिसाब से सारा प्रोसीजर फॉलो फिर करेंगे। तो आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात ये जो है कही गई है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर तो वो अभी जिनका एनरोलमेंट हुआ है वो तो आएंगे ही नहीं यूएस में, और जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, जिनका एनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुका है, उनको भी कंट्री छोड़ के जाने को कहा जा रहा है। तो अगर आप देखिए तो ये ट्रम्प का डिसीजन जो है, इट इज एक्चुअली somewhere weird, right? Because he is not making sure of कि फ्यूचर के बारे में, तभी कहा जा रहा है कि इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में ये हानि ही पहुंचाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा यूएस की इकोनॉमी में। आगे बढ़ते हैं। इट सेज palpable ripples of anger, palpable adjective है और ripple verb है, बट यहाँ पर नाउन के तरह यूज हुआ है ripple। अब देखिए palpable का मतलब होता है noticeable, देखा जाने वाला या ध्यान आकर्षित करने योग्य। कोई चीज जो आपका ध्यान अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेती है चीज, वो पैल्पेबल हो सकती है, ठीक है। तो कह रहे पैल्पेबल रिपल्स ऑफ एंगर, रिपल्स मतलब वेव्स, ठीक है, ऊंचा नीचा जो वेव्स जो चलती रहती है ऊपर नीचे उनको रिपल। तो palpable ripples of किसके रिपल आएंगे? एंगर की। Across the US education system took the form of lawsuits led by Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology to block the ICE directive. अब वो कह रहे हैं ये जो लॉ सूट है, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है, इसने लॉ सूट का फॉर्म ले लिया है, और वो लॉ सूट कौन है जो इन जिन्होंने ये लॉ सूट इनिशिएट किया है, फाइल किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स। इन्होंने आईसी के डायरेक्टिव को ब्लॉक करने के लिए ये चीज की है। दिस इज द लेटेस्ट ट्विस्ट इन एन ऑनगोइंग इमिग्रेशन पॉलिसी क्रैकडाउन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये बहुत, ये देखो लेटेस्ट एडजेक्टिव है, लेटेस्ट मतलब ये टाइम के हिसाब से, टाइम के रिस्पेक्ट में यूज होता है। लेटेस्ट का मतलब हाल ही में, जो नया है। तो जो एकदम लेटेस्ट ट्विस्ट है इस ऑनगोइंग इमिग्रेशन पॉलिसी का जो क्रैकडाउन है, देखिए क्रैकडाउन नाउन होता है, इसका मतलब होता है वेरियस मेजर्स टेकन इन एन इकोनॉमी और अ नेशन। तो वो क्रैकडाउन है, ठीक है, नाउन का फॉर्म है। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये चीज दी, तो उनके लिए ये एक लेटेस्ट ट्विस्ट है कि भाई इन्होंने आईसी के डायरेक्टिव को ब्लॉक करने की कोशिश किया है, रोकने की। which includes a halt in the issuance of visas for skilled workers। अब देखिए halt यहाँ पर नाउन है क्योंकि यह आर्टिकल ए से। अब देखिएगा ये एक ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई नाउन सब्जेक्ट है लर्नर्स, तो आपको एक बात याद रखनी होगी। वो बात क्या है? वो बात ये है कि वहां पर ए या एन का यूसेज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको ए या एन वहां यूज करना होगा। तो मैं कह सकती हूँ कितनी रुकावटें थी, 1 2 10, तो मैं कह रही हूँ एक ही रुकावट थी, तो हॉल्ट आप समझ गए, स्टॉप या स्टॉपेज, या आप जिसे कह सकते हैं रुकावट हिंदी में। इन दी इशुएंस ऑफ वीजास फॉर स्किल्ड वर्कर्स। अब देखिए किन किन को वीजा देने में ये जो है यहाँ पर मुसीबतें या रुकावटें लाई गई हैं। स्किल्ड वर्कर्स का जो वीजा है H1B और उनके डिपेंडेंट्स का, वीजा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स और L1 and their dependents, and several other visa categories, as well as a halt in green card प्रोसेसिंग। भाई यहाँ भी रुकावट, यहाँ भी स्टॉप कर दिया गया है सब चीजें, ऑल अंटिल द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो 2020 में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ना। आगे देखते हैं, टेकिंग अ स्टेप बैक, अगर हम पीछे जाकर देखें, द इवॉल्विंग ट्रम्प इमिग्रेशन।
इवॉल्विंग ट्रम्प इमिग्रेशन पैराडाइम, पैराडाइम इज नाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं ना मिसाल, वो होता है अ ग्रेट और अ सेट ऑफ एग्जाम्पल, दैट इज पैराडाइम। इवॉल्विंग मतलब ग्रेजुअली ग्रोइंग, ये यहां पर आया है आपका एडजेक्टिव के जैसे, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पैराडाइम को। तो जो मिसाल, जो पैराडाइम जो आ रही है सामने ट्रम्प के इमिग्रेशन की, वो क्या छोड़ रहा है, दैट लीव्स सेवरल बिग क्वेश्चंस अनआंसर्ड। फर्स्ट, व्हाइल एन आर्ग्यूमेंट हाउएवर हार्श एंड मायोपिक, पहले वो कह रहे हैं एक जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी वो चाहे कितनी भी हार्श और मायोपिक हो, मायोपिक इज एन एडजेक्टिव, लिटरली मायोपिक का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म्स में। बट मायोपिक का मतलब अगर मैं एडजेक्टिव फॉर्म में बोलूँ तो मायोपिक का मतलब होता है आपके इंटेलेक्चुअल लेवल में कमी होना, मतलब नैरो माइंडेड होना, या आपकी सोच या आपकी विचारधारा जो है वो बहुत छोटी है, या आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है चीजों के बारे में। तो मायोपिक को मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, लेस इन इंटेलेक्चुअलिज्म or lacking intellectualism. Okay, you can take it like that. Could be made that the US economy has suffered a battering in the wake of. In the wake of मतलब कि उसके पीछे पीछे कोविड पैंडेमिक के, लाइक मैं कहूँगी इसके साथ साथ, तो आप कह सकते हो साइमल्टेनियसली, उसके लिए हो गया। तो in the wake of the pandemic I lost my job, मतलब वो तो चल ही रहा है, उसके पीछे पीछे ये भी मेरे साथ हो गया है, उसके साथ साथ ये भी मेरे साथ हो गया, तो दो चीजें एक साथ हो गई। कोई चीज जो चल रही है उसके बीच में आपके साथ कुछ हो जाता है, तो यू कैन यूज दिस फ्रेज इन द वेक ऑफ, ठीक है। तो यूएस इकोनॉमी हैज सफर्ड अ बैटरिंग इन द वेक ऑफ, अ बैटरिंग मतलब ठोकरें लग रही हैं उनको, ठोकरें खाए जा रहे हैं, ठीक है, ये वर्ब है, यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है। A battering in the wake of COVID-19 pandemic and a key to recovery is to protect US jobs from being cornered by foreign workers. भाई वो कह रहे हैं कि यूएस की जॉब्स को बचाना है, रिकवर करना है, क्यों, क्योंकि वो ऐसा देख रहे हैं कि जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनके पास ये जॉब जो है ज्यादा मतलब ऑक्यूपाइड है। What could the possible rationale be to imperil the lives of foreign students? वो कह रहे हैं ऐसी क्या रैशनल हो सकती है, या आप कह सकते हो सेट ऑफ बिलीव्स जिनको आप जिनकी मदद से आप डेंजर को सॉल्व कर सकते हो। A possible rationale be to imperil the lives of foreign students. Imperil is to put at risk. इम्पेल का यहाँ यूसेज वर्ब की तरह हुआ है, किसी चीज को जोखिम में डालना। अब वो कह रहे हैं ऐसा क्या रैशनल, ऐसी क्या सेट ऑफ बिलीव्स है जिससे कि आप जस्टिफाई कर सकते हो, रैशनल यूज किया जाता है जस्टिफाई, बी टू इम्पेल द लाइव्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, कि आप उनकी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हो। All of them admitted to universities on merit and none of them posing an immediate threat to jobs. सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि सबको मेरिट लिस्ट पर यहाँ एडमिशन हुआ है और उनमें से कोई भी जो है क्या जॉब्स को थ्रेट कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उनकी जिंदगी हम ऐसा कौन सा बेसिस पर, रैशनल मतलब कौन से जस्टिफिएबल बेसिस पर उनकी जिंदगी को हम रिस्क पर डाल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। सेकंड, दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, गिवन दैट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई have led to the US economy being suffused with immigrant workers. Suffused मतलब full of, भर जाना, verb है। Being suffused with immigrant workers across sectors for many decades. वो कह रहे हैं बहुत से सालों से जो यूएस की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके वजह से माइग्रेंट वर्कर्स वहां पर हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। How could the Trump administration now posit that its local population has adequate skilled labor to do the jobs that millions of Indians,
Chinese and other foreign workers have so efficiently been doing all this while. तो वो कह रहे हैं अब ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, हाउ कैन इट नाउ पोजिट और यू कैन से स्टेट दैट इट्स लोकल पीपल कैन डू दिस जॉब, जो कि अब तक दूसरे माइग्रेंट वर्कर्स कर रहे थे, फॉरेन वर्कर्स कर रहे थे, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज हो या दूसरे कोई फॉरेन वर्कर्स हो। अब यूएस और जो ट्रम्प है उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे इस बात को पॉइंट आउट करके कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, या उनकी खुद की लोकल पॉपुलेशन इज केपेबल इनफ, वो सक्षम है कि वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली इस चीज को कर सकते हैं। Unless Mr. Trump is planning to massively overhaul the US higher and professional education systems, वो कह रहे ओवरऑल, यहाँ वर्ब का ओवरऑल का मतलब होता है एनालाइज करना और फिर एनालाइज एंड इम्प्रूव करना उस चीज को, ठीक है, किसी चीज को बेहतर बनाना, जांच करना पहले और फिर फॉलोड बाय उसको बेहतर बनाना। कि वो कह रहे हैं कि अनलेस, जब तक मिस्टर ट्रम्प इस चीज का डिसीजन नहीं लेते कि वो यूएस एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करेंगे, एनालाइज करके इम्प्रूव करेंगे, टू इम्ब्यू अमेरिकन्स, इम्ब्यू इज अनदर वर्ड फॉर इम्बाइब, वर्ब है मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है, ग्रहण करना। तो कह रहे हैं कि वो अमेरिकन को इस चीज का एब्जॉर्ब नहीं करा देते, किस चीज को, टेक्निकल नो हाउ इन अ कल्चर ऑफ एडवांस लर्निंग, इट मे बी फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब ये एडजेक्टिव है और फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ। तो कह रहे हैं कि वो तो व्यर्थ होगा टू वॉल ऑफ का मतलब ये फ्रेज है, वॉल ऑफ का मतलब टू सेपरेट, एक वॉल बना के अगर आप किसी को अलग करते हैं, विभाजित कर देते हैं, लार्ज स्वेथ्स ऑफ द इकोनॉमी, स्वेथ्स मतलब एरियाज, बिग एरियाज, नाउन है स्वेथ, ऑफ द इकोनॉमी टू दोस केपेबल ऑफ डिलीवरिंग वैल्यू इन सच जॉब। तो इतना सेपरेशन और ये सब फ्यूटाइल होगा, यूजलेस होगा, जब तक कि आप अमेरिकन को वो टेक्निकल नो और कल्चर नहीं देते, ठीक है, एडवांस लर्निंग का। मिस्टर ट्रम्प इज ओनली डूइंग दिस to shore up his election campaign through political signaling. To shore up means to improve, to actually to make it soar up, like to actually अपने इलेक्शन कैंपेन को अच्छा करने के लिए भी एक फ्रेज है, वो इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और थ्रू पॉलिटिकल सिग्नलिंग, इशारों, पॉलिटिकल इशारों की मदद से। Then it is economic prospects of the very people he claims to be fighting for that he will damage in the longer term. वो कहते हैं कि भाई फिर तो अभी तो वो बचा लेंगे, अभी जो वो स्टेप्स ले रहे हैं, अब आगे इनके लोगों की जिम्मेदारी है कि वो फाइट करें और अपनी कंट्री को इस डैमेज से बचाएं। तो अगर आप देखें तो जो पॉइंट है जो इनका, दैट इज ट्रम्प का जो वीजा इमिग्रेशन या मैं कहूँगी इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो उन्होंने तरीके अपनाए हैं कि वो इनको वीज़ा अब नहीं देंगे, या वो जो अपने कंट्री के जॉब्स हैं वो अपने लोकल लोगों से ही कराना पसंद करेंगे, और वो कर भी सकते हैं, वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, देयर इज नो बिग डील। बट पॉइंट हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारी कंट्री शुड नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, है ना। दूसरा चीज, इट्स नॉट जस्ट इंडिया और अमेरिका, इट्स अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज अमेरिका इज अ सेंटर फॉर पीपल, लाइक जैसे आपने देखा पूरे आर्टिकल में, माइग्रेंट वर्कर्स, फॉरेन वर्कर्स, ये वर्ड्स कितनी बारी यूज किए गए, बिकॉज एक्चुअली पीपल गो देयर एंड वर्क, ओके, because of the market that it has, or because of this, the point has been stated, forces of demand and supply जो वहाँ पर जरूरत पड़ती है यूएस में, okay. So this is the article that was supposed to be discussed with you people today, learners, and word of the day जो मैं आपको दूंगी आज, उसको हम ले लेते हैं आज के लिए, चलिए हम लेते हैं आज palpable,
आपको याद है ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज हुआ था और एडजेक्टिव ही है जिसका मतलब था नोटिसेबल। ओके, कोई चीज जो कि ध्यान देने योग्य है या ध्यान देने लायक है। अब आपका काम है कि आप सेंटेंसेस बनाएं इस वर्ड से और ड्रॉप करिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको रिवर्ट करेंगे कि आपका सेंटेंस सही है या गलत। ना इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इस वर्ड को और बाकी सारे वर्ड्स के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का लिस्ट आपके पास ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स हो। हमने अगर आज देखी तो हमने अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 ही वर्ड्स डिस्कस किए, इंक्लूसिव ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फ्रेजेस भी थे कुछ, एक आधी इडियम भी था, राइट? So it's you who have to decide. And see guys, you can actually frame a notebook of yours, a note section बना लीजिए जहाँ पर आप verbs, noun, adjectives या फिर words, phrases और idioms 3 सेक्शन में उनको बांट दीजिए और आप नोट डाउन करते जाइए एवरीडे। इट विल मेक अ मेजर डिफरेंस जब आप उनको रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, I will see you in the next session, learners, soon. Do not forget to practice these words because ultimately this is what is going to help you ahead. Okay, enhance your word power with this. Keep reading and keep growing. I will see you soon in the next session. Thank you so much, learners.